दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर। गुड मॉर्निंग टीना मैडम। नमस्कार दोस्तों, गुड मैं मॉर्निंग। मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार दमदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। और काफी खुशनुमा चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। लगभग बहुत सारे साथी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, सभी ड्रेस कोड में डायरी पेन के साथ रेडी हैं बिल्कुल आज की इस ट्रेनिंग को लेने के लिए, सही है ना। और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डी एन शर्मा सर को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और गुरुओं का आशीर्वाद ले करके दोस्तों आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त और दमदार लीडर हैं जिनकी ट्रेनिंग लेने का आज हमें मौका मिलेगा दोस्तों। और उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा मैं परिचय रखना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो है बेसिकली दुर्ग सिटी से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में वो एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। मास कम्युनिकेशन में वो पढ़ाई कर रही हैं और साथ ही साथ दोस्तों सेफ शॉप का बिजनेस इसी दौरान उन्हें देखने का मौका मिला। और दोस्तों बिजनेस को देखने के बाद उन्होंने एक मन बनाया कि लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है जहां से मुझे काम करना चाहिए। और दोस्तों विश्वास के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया, लगातार लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आज वो लगातार सफल होते जा रहे हैं। खुद तो सफल हो रहे हैं, साथ ही साथ काफी सारे साथियों को सफलता का राह दिखाते जा रहे हैं। दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो मैं चाहूंगा भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं मिलने के लिए? तो चलिए दोस्तों हम दोनों हाथों को ऊपर करके एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम करते हैं। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक लीडर मिस राखी भंडारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार ताली। वेलकम राखी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सभी को नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम वेलकम राखी मैडम। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मेरा तहे दिल से नमस्कार कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस पैनल में मैं अपनी कुछ बातें रख सकूं। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि अपनी कुछ बातें, अपना एक्सपीरियंस मैं आप सभी के सामने रख पाऊं। और फिर उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे डायमंड लीडर मिस्टर डी.एन. शर्मा सर का, मिसेस सीमा कश्यप मैम का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। यहाँ उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा नमस्कार और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। तो दोस्तों काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है और बिल्कुल मैं भी इंतजार करती हूँ कि कब मेरी बारी आएगी और मैं कब अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें आप सभी के सामने रखूंगी। क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, बिजनेस जितना सीखने का है ना, उतना अपना नॉलेज सामने वालों के साथ शेयर करने का भी बिजनेस है। क्योंकि देखिए एक टीचर, पता है क्या होता है, एक टीचर ना सिर्फ पढ़ता है और जो वो पढ़ता है ना वो सेम टॉपिक अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी है। लेकिन एक टीचर ना दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ खुद भी पढ़ता है। यस और नो? तो दोस्तों वैसे ही हम इस बिजनेस में हैं, हम खुद भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अपने नीचे जो हमारे न्यू डाउन पार्टनर्स आ रहे हैं, जो नीचे न्यू साथी आते हैं या नए साथी बोला जाए, या साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं जिनको हर एक से नए कुछ सीखने को मिलता है। यस और नो? एक टीचर दूसरे टीचर से सीखता है, दूसरा टीचर दूसरे टीचर से सीखता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस जूम पैनल में सीखते हैं और बहुत अच्छी बात है कि रोज नए नए लोग आते हैं। देखिए एक टीचर को ना बच्चा ना सुन सुन के बोर हो जाता है। यस और नो? वही मैथ्स वाली टीचर आती है, वही वही बातें करती है, वही वही चीजें बोलती है, तो ना बच्चा क्या है, बोर हो जाता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन देखिए हमारा सेफ शॉप का सिस्टम, हमारी सेफ शॉप की कंपनी, हमारे सीनियर्स इतने अच्छे हैं कि इतना अच्छा सिस्टम उन्होंने प्रोवाइड करवाया है कि रोज नए नए अच्छे अच्छे दमदार लीडर्स आप सभी के लिए वो लेकर आते हैं, जिससे वो नए नए टॉपिक्स आप सभी के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि यकीन मानिए भाई, जो जिसका जूम पैनल में ट्रेनिंग है, या जूम पैनल में नहीं, इवन फ्राइडे ट्रेनिंग सेशन होता है जिसका
संडे ट्रेनिंग सेशन होता है, वो एक लीडर को पता होता है कि वो उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए कितनी मेहनत करता है, यस और नो। क्योंकि देखिए आसान नहीं होता आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लाना, नए तरीके की बातें करना, तो बहुत मेहनत करता है। तो जितने भी हमारे सभी यहाँ पे ट्रेनर प्लानर है, मैं तो चाहूंगी सबसे पहले उन सभी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, क्योंकि भाई उनको सराहना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज के जूम पैनल में हम आगे बढ़ते हैं। तो जय सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज स्लाइड्स ऑन कर दीजिए। और देखिए मैं तो पहले ही बोलती हूँ, मेरी स्लाइड्स में ज्यादा कुछ रखा नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जितना ज्यादा स्लाइड मेंटेन करूंगी ना, मेरी बातें उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो मैं पूरा प्रयास, क्योंकि मुझे ना क्या है, अल्टीमेटम मिला होता है कि राखी मैम आपको ना कम समय में ही बात करनी है। तो बिल्कुल मैं अपना सेशन पूरा प्रयास करूंगी कि इस कम से कम मैं आधे से पौने घंटे में अपने सारे सेशन को क्लोज करूं और अपनी बातें आप सभी तक बहुत अच्छे से रखूं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का पुनः नमस्कार। मेरा नाम राखी भंडारी है और मैं दुर्ग से बिलोंग करती हूँ। और आज की सेशन की शुरुआत मैं एकदम शुरू से करूंगी, एकदम शुरू से वहां से करूंगी जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। और आप सभी उन दिनों को याद कीजिएगा जिन्होंने शुरू से अपने समय में अपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, क्योंकि आज सभी हम बच्चे बनने वाले हैं। आज भी मैं एज अ फ्रेशर बैठी हूँ, आज भी हम सभी को एज अ फ्रेशर ही सीखने के लिए बैठना चाहिए, है ना। एक फ्रेश बच्चे की तरह एक बच्चा होता है ना, बिल्कुल जब नर्सरी में एडमिशन लेता है और एकदम खाली माइंड के साथ आता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, वो सिर्फ स्कूल जाता है और उसे पता होता है कि टीचर जो पढ़ाएगा मुझे वो चीज पढ़नी है, यस और नो। लेकिन एक बच्चा वो होता है ना जिसके माइंड में बहुत सारी चीजें भरी होती है, उसको पता होता है कि हम मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है, मुझे तो ये भी आता है। तो उस बच्चे को पढ़ाना ना एक टीचर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यस और नो। तो एकदम खाली माइंड से मैं भी खाली माइंड से बैठी हूँ, और जितने भी हमारे नए साथी हैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो एकदम ओपन माइंड होकर बैठे, एकदम कोरे कागज की तरह बैठे। क्योंकि कोरे कागज में लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस कागज में ऑलरेडी लिखा हो, जिस कागज में ऑलरेडी गुदा हुआ हो, उस कागज में फिर से फ्रेश स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे और आशा करती हूँ कि मेरा सेशन आप सभी को काफी पसंद आएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम राखी भंडारी है और मैं दुर्ग शहर से ही बिलोंग करती हूँ। एट प्रेजेंट मैं फाइनल ईयर जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। और आप सभी स्लाइड पर देख पा रहे हैं, आज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सर नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। ऑल द बेस्ट राखी मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और इस मंच से सबसे पहले तो इस पैनल पे मैं अपने सभी गुरुओं को पुनः नमन करना चाहूंगी, मेरे ग्रेट अपलाइन लीडर, डायमंड लीडर मिस्टर DN शर्मा सर का। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता है ना जब एक घर पे एक पिता का हाथ होता है तो हमेशा लगता है कि हम सेफ हैं। हमेशा ये एक चीज ये लगती है कि घर में कोई भी कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, हमारे पिता हमेशा हमारे साथ है उस चीज में हमें सपोर्ट करने के लिए। वैसे ही दोस्तों, इस बिजनेस में, इस सिस्टम में हमेशा शर्मा सर हम सभी के साथ खड़े होते हैं। जितनी भी यहाँ पे लायन टीम है, यस और नो, अगर आज ये लायन टीम दहाड़ रही है तो उसके पीछे का क्रेडिट जाता है शर्मा सर को। तो मैं चाहूंगी कि आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर DN शर्मा सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूंगी रेड क्लब लीडर मिस सीमा कश्यप मैडम का, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक पेरेंट की तरह मुझे रखा है। क्योंकि मैं उनको बहुत छोटी थी, मैं तब से उनको देखते आ रही हूँ, बिजनेस में भी मैंने उनको हमेशा देखा है। तो मेरे लिए गुरु मैया का उनको स्थान मिला है और सीरियसली ये नाम उनके लिए एकदम सूट करता है। और मेरे लिए वो हमेशा मेरी एक मेंटर की तरह रही है। मैंने हमेशा उनको देखा है, छोटी छोटी बातें, मतलब बोल सकते हैं कि एक जिंदगी को किस तरीके से जिया जाए, कितना स्मार्टली जिया जाए, छोटी छोटी चीजों को इतना स्मार्टली वो हैंडल करती है। और एक हाउसवाइफ होती है ना, उसके लिए काफी ज्यादा
टफ होता है घर को भी मेंटेन करना, अपने काम को भी मेंटेन करना, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी टाइम देना। लेकिन मैं उनको देखती हूँ कि वो सारी चीजों को इतने अच्छे से हैंडल करती हैं, और यही सारी बातें मैं उनसे सीखना चाहती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि गुरु मैया मिसेस सीमा कश्यप मैडम के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट राखी मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और उसके बाद मैं पुनः नमन करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन लीडर मिस्टर जय सराफ सर का, जो कि रोज इस पैनल पे आते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आज बहुत सारे लोग जय सर से इम्प्रेस हैं, और मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो बिल्कुल मैं भी जय सर से काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी। क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए, जब आप अपने एज वाले को देखते हैं और आप कंपेयर करते हैं, देखिए हमेशा ना हमें अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर लेकिन दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो नेगेटिव कंपेयर करते हैं और एक पॉजिटिव कंपेयर करते हैं। मैं हमेशा ना अपने आप को लोगों से पॉजिटिव कंपेयर करती हूँ। मतलब मैं ये कंपेयर करती हूँ कि भाई मेरी एज क्या है, यस और नो, मैंने जितनी पढ़ाई की है, मैंने जितना एजुकेशन लिया है, मेरे पास जो सुख सुविधाएं हैं वो उनके पास भी है। तो मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, या मेरे अंदर ऐसा क्या चीज है जो वो कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही। तो मुझे शायद वो चीजें सीखने की जरूरत है, यस और नो। एक सीखने की चाहत हमेशा मन में होनी चाहिए, और मेरे अंदर वो हमेशा है। मुझे हमेशा नई नई चीजें सीखने का, नई नई चीजें करने का काफी ज्यादा शौक रहा है। तो हमेशा मैं जय सर के अंदर भी हुई सारी चीजें मैंने देखा है शुरू से। हमेशा वो नई नई चीजें सीखते हैं, और इतनी चीजों को चीजें सीखना प्लस नई चीजें सीखना में ना बहुत डिफरेंस होता है। और सर को मैं हमेशा वेल अप टू डेट देखती हूँ। हर कोई भी चीज बिजनेस में न्यू आई होती है, कोई भी चीज, कुछ भी नए चेंजेस हुए होते हैं, तो मुझे पता होता है कि सबसे पहले ना जय सर को पता होगा, जय सर से जरूर पूछना चाहिए। एंड सीरियसली वो जय सर इतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, मुझे अंदर से चाहत होती है कि काश मैं भी उनकी तरह बनूं। तो बिल्कुल धन्यवाद सर। अगर दोस्तों आज मैं जो भी चीजें बोल पा रही हूँ, आज अगर राखी भंडारी इस बिजनेस का बीज ही जानती है, तो वो पूरा क्रेडिट सिर्फ जय सर को जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी चीजें मुझे समझाने के लिए, इतनी सारी चीजें क्लियर करने के लिए। और एट लास्ट में एक ऐसे पर्सन का धन्यवाद करना चाहूंगी जिसकी वजह से इस बिजनेस में मैं आई हूँ, और जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा यू टर्न आया है। तो सर नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। दोस्तों मैं चाहूंगी मिस रिया कश्यप मैडम के लिए एक जोरदार 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 तालियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं छोटा सा डिटेल बताना चाहूंगी। मैं और रिया मैम हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और दोस्त रहे हैं। लेकिन अब पता है कुछ लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि जितने भी हमारे नए साथी, पुराने लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे हम दोनों को, लेकिन जो नए साथी उन सभी के लिए बता दूं, जब हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं ना, तो पता है हम जब लिस्ट बनाते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, ये तीन प्रकार की लिस्ट होती है, यस और नो, सभी को पता होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रिया मैडम की बहुत हॉट लिस्ट हूँ, लेकिन जब रिया मैडम ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो हम लोग शुरू से ही स्कूल में ना एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहे। कॉम्पिटिटर मतलब हम दोनों ना एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मतलब वो दुश्मनी वाला पसंद नहीं, हम दोनों के बीच में ना एक कंपटीशन वाला था, कि हम दोनों ना एक दूसरे को हमेशा टक्कर देते थे कि मैं आगे रहूंगी, मैं इस चीज को पहले करूंगी, मेरे को ये चीज पहले चाहिए, मेरे को इस चीज में जीतना है। तो ये हम दोनों का हमेशा उस चीज में रहता था। तो हम दोनों का आप बोल सकते हैं एकदम 36 का आंकड़ा चलता था। हम लोग एकदम मतलब बहुत इस चीज में रहे हैं। तो जब रिया मैडम ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और जब उन्हें ये प्लान मिला, उन्होंने ज्वाइन किया, तो रिया मैम ने मुझे ऑफ कोर्स अपनी लिस्ट में इनवाइट किया, क्योंकि मैं उनकी हॉट लिस्ट हूँ। बट यकीन मानिए इस चीज से मुझे भी नाराजगी हुई है रिया मैम से, कि बिजनेस को ज्वाइन करने के आई थिंक 2 या 3 महीने बाद उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया था। क्यों, इसका रीजन भी आपको मैं बताती हूँ। रिया मैम के मन में हमेशा ये डाउट था कि राखी को अगर मैं प्लान दिखाऊंगी तो राखी इस बिजनेस को ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी, ये उनके मन में हमेशा डाउट था, क्योंकि हमारे बीच में बनती नहीं थी। प्लस साथ ही साथ ये था कि उस टाइम पे मैं पढ़ाई के लिए एकदम मतलब बहुत ज्यादा फोकस थी, मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी। तो रिया मैम को ये लगता था कि ये तो फुल पढ़ाई की साइड ही है, तो बिजनेस करेगी नहीं करेगी। क्योंकि देखिए उस टाइम
टाइम पे पता है क्या होता है, फ्रेशर भले सभी को लगता है कि सीमा कश्यप मैडम की बेटी है रिया कश्यप मैम, तो उनके उनके अंदर तो फुल मोटिवेशन होगा, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब चीज सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये हमारी ना सबसे बड़ी गलत फहमी है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि सीमा कश्यप मैम की बेटी होने के बाद रिया कश्यप मैडम इस बिजनेस को अच्छे से कर पा रही है ना, तो आज ये ख्याल ना अपने मन से निकाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस करने के लिए ना किसी का सीनियर या किसी का क्लोज होना जरूरी नहीं है। बिजनेस करने के लिए ना सिर्फ एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और आई थिंक वही मोटिवेशन के कारण आज रिया मैडम इतने अच्छे से परफॉर्म कर रही है। आज इतनी सारी चीजें मैं उनसे सीखती हूँ, और आज वही मोटिवेशन है जो आज हम दोनों को साथ में रखा है इस बिजनेस में। तो सेम यही था कि उन्होंने बहुत टाइम बाद मुझे इनवाइट किया, और आज भी मैं इस चीज को पूछती हूँ कि आपने इतना समय क्यों लगाया मुझे इनवाइट करने में। तो उनका यही कहना था कि मुझे नहीं लगता था कि आप इस बिजनेस को करोगे। तो लिस्ट बनाते वक्त, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट बनाते वक्त ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जो बोलते हैं ना इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो हम भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। आज मैं जो भी बातें रखूंगी, मैं वही बातें रखूंगी जो मैंने इस बिजनेस में गलतियां की, उन गलतियों को सुधारा। तो आप वो गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखिए एक अच्छा पेरेंट वही होता है जब वो गड्ढे में गिर जाता है और आगे बढ़ता है ना, तो अपने पीछे जो उसके जो छोटे छोटे बच्चे चल रहे होते हैं ना, उनको बताता है कि बेटा आगे गड्ढा है, आगे आगे मत जाना, या इस साइड से चलना, या घूम के चलना, है ना। तो आज हम भी वही चीजें करते हैं। नीचे जो हमारे डाउन पार्टनर आते हैं ना, हम उनको वही सेम चीज बताते हैं कि वो गलती बिल्कुल मत करना जो हमने दोहराई है, ठीक है। तो अपने लिस्ट में ना उन सभी लोगों को इंक्लूड करें जिनको आप जानते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका दुश्मन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए बिजनेस को कोई ना कभी किसी के पर्सनल ग्रजेस की वजह से ज्वाइन नहीं करता, है ना। बिजनेस को सब ज्वाइन करते हैं अपने लिए। यहाँ पे ना सब स्वार्थी होते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है, तभी वो बिजनेस ज्वाइन करेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ लोग अपने लिए ज्वाइन करते हैं। वो बिजनेस में ये देखते हैं कि बिजनेस में मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे सीखने को मिलेगा, मुझे पैसा आएगा, मैं अपनी लाइफ आगे अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोचता, यकीन मानिए, है ना। तो दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, जब रिया मैडम मुझे इस बिजनेस में इनवाइट करने आई, तो वो मेरे घर आई थी, जय सर के साथ आई थी इनविटेशन करने के लिए। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और जब नेक्स्ट डे था संडे का, तो मेरा मन नहीं था जाने का, क्योंकि एज ऑलवेज सब इनवाइटी का होता है ना। संडे के दिन हम अपने इनवाइटी को फोन मिलाते रहते हैं, ये लगता है इनवाइटी आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यकीन मानिए मैं भी एक सेम वैसी इनवाइटी की तरह थी, और मेरे मन में भी चल रहा था जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। और मैंने एकदम मन बना लिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन ही नहीं किया था जाने का, नहीं पता क्यों। तो यकीन मानिए उस टाइम पे मेरी मदर घर पे थी, क्योंकि रिया मैम ने मेरी मम्मी के सामने मुझे इनवाइट किया था। और मेरी मम्मी ने इतनी अच्छी चीज बोली, यकीन मानिए उन्होंने बोला कि बेटा वो आपको घर तक के इनवाइट करने आई है, ठीक है, आपको कार्ड छोड़ने आई है, तो उसने अगर आपको टाइम दिया है तो आपको भी उसको टाइम देना चाहिए। तो ये हमारी इनविटेशन की बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर हम अपना समय निकाल कर किसी के घर पे इनविटेशन करने जा रहे हैं, उसके घर पे कार्ड छोड़ने जा रहे हैं, उसके पेरेंट्स के सामने उसे इनवाइट कर रहे हैं, तो हो सकता है एक बार के लिए उस बच्चे का मन वो हो जाए कि यार मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन अगर उसके घर में कोई बड़ा होगा तो वो उसे जरूर मोटिवेट करेगा जाने के लिए, क्योंकि घर के बड़ों को इनविटेशन की अहमियत पता होती है। हमें नहीं पता होती, लेकिन घर के बड़ों को इनविटेशन की अहमियत पता होती है। तो वो अहमियत उन्होंने मुझे समझाया, और आज वो अहमियत मुझे समझ में आती है कि इनविटेशन की कितनी अहमियत है इस बिजनेस में। यस और नो। तो दोस्तों मैं इनविटेशन उनके निमंत्रण पर गई, संडे को अच्छे से प्लान व्लान देखा, और जैसे सबके मन में चलता है मेरे मन में भी चला। मुझे तो बिजनेस का कुछ समझ नहीं आया। बस मुझे एक ही चीज में समझ में आई कि राखी, अगर ये चीज अगर आप कर लेते हो तो आपको वो चीज मिलेगी जो लाइफ में आप एक्सपेक्ट करते हो। बहुत सारा पैसा, है ना, बहुत सारा सम्मान, और बहुत सारा नॉलेज। क्योंकि देखिए मैं अपनी लाइफ में वही चीजें एक्सपेक्ट करती हूँ। बहुत सारा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत सारा सम्मान होना भी बहुत जरूरी, क्योंकि
उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं जब उस ज्ञान की कोई वैल्यू ना करे। मैं सीरियसली इस चीज पे बिलीव करती हूँ। बहुत सारा नॉलेज आपके पास है लेकिन लोग आपकी रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, आपकी कोई इमेज ही नहीं है, तो नॉलेज रखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर कभी कभी ऐसा लगता है हम ना बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, हम उनको ना इस बिजनेस में इनवाइट करते हैं, तो अपने एम्बिशियस लोगों को ना अपनी लिस्ट में हमेशा इंक्लूड कीजिए, क्योंकि एम्बिशियस लोग को ना बहुत सारी चीजें करने का शौक होता है, ज्यादा अर्न करने का शौक होता है, ज्यादा रेस्पेक्ट पाने का शौक होता है। देखिए मैं भी अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी। बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा रिया मैडम इतना अच्छा बोलती है, जय सर इतना अच्छा बोलते हैं, राखी मैम इतना अच्छा बोलती है। तो देखिए सारी चीजें ना हमने बिजनेस से सीखी, और बिजनेस से सीखने के बाद कुछ एक टैलेंट होता है सबके अंदर, तो हमारे अंदर भी एक टैलेंट है कि हम जल्दी चीजों को कैच कर लेते हैं। या क्योंकि देखिए एक न्यू जनरेशन है, बोल सकते हो आज के बच्चों को फोन से चलाना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, सही है। कुछ ना कुछ चीजें प्लस पॉइंट हर एक जनरेशन में होता है, तो हम भी उसी जनरेशन में है कि हम चीजों को जल्दी कैच कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, एक एनर्जी होती है लोगों से बात करने की, यस और नो। तो वो चीजें, वो टैलेंट ना हमारे अंदर भी था। लेकिन मैं हमेशा से इस चीज पे बिलीव करती थी, एक टैलेंट को सही मंच अगर नहीं मिलता ना, तो वो टैलेंट हमेशा बेकार होता है। तो आज अगर मैं कहूँ तो राखी भंडारी के टैलेंट को सेफ शॉप नामक एक सही मंच मिला है, जहां पे जाकर मैं अपनी बातों को अच्छे से रख सकती हूँ, और यकीन मानिए उस टैलेंट का मुझे भरपूर फायदा मिला है। तो इस सेफ शॉप के प्लेटफॉर्म को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, और रिया मैम को भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज जो हम हैं, आज रिया मैम जो है, आज जो जय सराफ सर जो है, आज जो राखी भंडारी है जो है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आज आप हमको हमको इस बिजनेस से पहले देखेंगे ना, तो हम बहुत डिफरेंट थे। आप देखिए पहली फोटो देखिए, ये उस दिन की फोटो है जिस दिन रिया मैम ने मेरे घर पे प्रोडक्ट दिया था। हाँ, ये वाली जो फोटो है ये उस दिन की फोटो है। आप फोटो एकदम ऊपर से नीचे देखिए, रिया मैम उस दिन मेरे घर पे प्रोडक्ट छोड़ने के लिए आई थी, और वो दिन मुझे एकदम अच्छे से याद है। हम एकदम अनाड़ी थे इस बिजनेस में, एकदम ज्यादा अनाड़ी थे, बिजनेस में कुछ भी नहीं पता था। रिया मैम मेरी सीनियर थी, ऑफ कोर्स उनको बहुत सारी चीजें पता थी, और वो जो बोलती थी मैं वो उन चीजों को फॉलो करती थी, ठीक है। लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, ये सेकंड वाली जो फोटो है ये मेगा शो की फोटो है, जिसमें आदरणीय डायमंड लीडर मनोज कुमार सोनी सर भी आए थे, और यहाँ पे मेरा पर्ल का रिकॉग्निशन हुआ था, और रिया मैम है जिन्होंने एंकरिंग की थी। तो देखिए ये लाइफ का ना, मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा यू टर्न था, बहुत बड़ा बिगनिंग था। सारी चीजों को एक साथ मेंटेन करना, अपना अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, चीजों को बदलना। क्योंकि देखिए आज के अगर अभी हम बच्चों को देखेंगे तो एक बच्चा कैसा रहता है, आप है ना, कि उसके पास दोस्तों को टाइम देना होता है, इधर जाना होता है, उधर जाना होता है, लेकिन उन चीजों को साइड रख के हमने इस बिजनेस को प्रायोरिटी दी है। हमने एक चीज को ये सोचा है कि आज अगर वो चीज हम कर लेते हैं जो बाद में हमें करनी है ना, तो बाद में बोलते हैं ना, मर्सिडीज चलाने का मजा ना इस एज में आएगा। भाई दांत जब झड़ जाएंगे तब मर्सिडीज चलाने में क्या आ जाएगा, क्या मजा आएगा, है ना। हाथ कपकपाने लगेंगे तब मर्सिडीज चलाने में मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा भाई जब जवानी का जोश है और मर्सिडीज चलाए, और बाजू से कार जा रही है और बाजू वाला झांक के देखे ना कि भाई कौन चला रहा है, तब तक मजा नहीं आएगा, यस और नो। तो जो भी है, अभी हम जिस भी लाइफ के फेस में है ना, बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो मेरे फादर की एज के हैं, हम उनसे भी बड़े हैं। तो उनको लगता होगा, जैसे सीमा मैम हमेशा बोलती है कि काश तुम्हारी एज में हमें ये बिजनेस मिला होता, सही है। तो दोस्तों, लेकिन वो ये भी बोलती है कि जब जो चीज मिल जाती है तब उस चीज का हमेशा फायदा उठा लेना चाहिए। तो कभी भी ये मत सोचिए कि काश आपकी आपकी एज में मिल गया होता तो हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर लेते। लेकिन दोस्तों, जिस भी एज में ये बिजनेस आपको मिला है, यकीन मानिए एकदम लपक कर पकड़ लीजिए, और ये मानिए कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट फेस है, और इस फेस के साथ मुझे हमेशा आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, ये तो थी मेरे बिजनेस की कहानी। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, क्योंकि देखिए हम कहीं ना कहीं सीखने के लिए बैठे हैं, यस और नो। और आज बुधवार का दिन है, और बुधवार मतलब होता है दोस्तों हमारी क्लोजिंग का दिन, यस और नो। देखिए क्लोजिंग
का जो प्रोसेस होता है ये हमें पहले पूरा कंप्लीट करना होता है। मुझे ऐसा लगता है क्लोजिंग का ना सबसे लास्ट प्रोसेस होता है। लास्ट प्रोसेस मतलब हमारा जो 8 स्टेप होता है, अगर उस 8 स्टेप को हम अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तब जाके हमारी एक क्लोजिंग निकलती है। यस और नो? देखिए, क्लोजिंग करने के लिए ना मैं एक चीज बोलूंगी, एकदम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, एकदम परफेक्ट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन बिजनेस का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है ना, लोग बहुत ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। अगर आज भी हम यही सोच रहे हैं कि जैसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम करती थी, आज भी वैसे ही काम करेगी, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोगों दोस्तों, लोग ना धीरे धीरे करके ना स्मार्ट होते जा रहे हैं, और जैसे लोग स्मार्ट हो रहे हैं ना, हमें भी स्मार्ट होने की जरूरत है, हमें भी उनके साथ चलने की जरूरत है, हमें भी नई नई चीजों को सीखने की जरूरत है, नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है, जिसको हम फॉलोअप बोलते हैं। यस और नो? बिना फॉलोअप की क्लोजिंग कभी नहीं हो। फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिजल्ट आएगा, अगर हमने किसी को इनवाइट किया है, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्लान दिखाया है, और वो हॉल में आ रहा है बंदा, देखिए सबसे पहले तो प्रयास कीजिए कि कोई बंदे को हम पूरा प्रयास करें कि वो हॉल में आकर ही प्लान देखे। 1-to-1 करना अवॉइड करें। 1-to-1 सेकेंडरी मैटर है। 1-to-1 हमें तभी करना चाहिए जब कोई हॉल पे नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि उस बंदे को हम इन्वाइट करके हॉल पे लाएं। क्योंकि देखिए, हम माहौल घर पे तो लेके नहीं जा सकते, है ना। एक बच्चे का जब एनुअल फंक्शन होता है ना, इसको हम ना डे टू डे लाइफ से हमें हमेशा एग्जाम्पल से रिलेट करना चाहिए। एक बच्चे का जब एनुअल फंक्शन होता है ना, वो फुल एक्साइटमेंट के साथ अपने एनुअल फंक्शन में जाता है। लेकिन जो बच्चा नहीं जाता है, मुझे बताइए वो एनुअल फंक्शन का माहौल क्या हम घर पे ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। सेम वही माहौल ना हमारा सिस्टम का होता है, सेम वही माहौल हमारे हॉल का होता है। हम जो सिस्टम में प्लान दिखाते हैं, या जो प्लान हमारे ट्रेनर और प्रेजेंटर होते हैं, सेम वही माहौल ना हम 1-to-1 में क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, आप नोटिस कीजिएगा, हम ना किसी बंदे को ना 1-to-1 प्लान दिखाए होते हैं, लेकिन ना वो फॉर्म नहीं भरता। लेकिन उसी बंदे को आप ना 1-to-1 दिखाने के बाद, आप यकीन मानिए 1-to-1 दिखाने के बाद ना आप उसको हॉल पे बुलाइएगा, है ना। वो हॉल का माहौल देख के प्लान ज्वाइन करता है। वो हॉल का माहौल देख के, देखिए हर एक चीज की एक जगह होती है ना। जैसे लॉयर अगर केस लड़ता है तो उसकी जगह होती है, कोर्ट, है ना। डॉक्टर अगर क्या तो बोलते हैं, चाकू छुरी चला रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, तो उसकी एक जगह होती है, हॉस्पिटल। टीचर अगर पढ़ाई करा रहा है, टीचर अगर पढ़ाता है तो उसकी एक जगह होती है, स्कूल, कॉलेज, है ना। वैसे ही दोस्तों, हमारी बिजनेस की भी एक जगह है ना। और उस जगह का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, हमारा सिस्टम का। यस और नो? तो दोस्तों, हमारे सिस्टम को हमेशा हमें सर्वोपरि रखना चाहिए, हमेशा हमें सिस्टम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो फॉलोअप, आज मैं टॉपिक को फॉलोअप और क्लोजिंग पे बात करूंगी। और मेरी स्लाइड्स को, मेरी ना एकदम वर्डिंग्स पे जाइएगा, स्लाइड्स को एकदम नजरअंदाज करिएगा, है ना। मेरी वर्डिंग्स पे जाइएगा, क्योंकि मैं प्रयास करती हूँ कि कम शब्दों में अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रख पाऊं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है लाइन, प्रोसेस ऑफ टर्न नो इनटू यस। क्लोजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हमें ना से लेकर हाँ तक के में बदलना होता है। ये एक सफर होता है ना, जिसको हमें नो से लेकर यस में टर्न करना होता है। और वो नो से यस में टर्न आधा तभी हो जाता है जब वो बंदा हॉल पे आता है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर वो बंदा हॉल पे प्लान देखा है तो उसके रिजल्ट, यकीन करिए 61% रिजल्ट तो आपके ऐसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं। 61% रिजल्ट आपके ऐसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं अगर वो बंदा आपका हॉल पे प्लान देखा है। क्यों? क्योंकि वो इतने सारी सीनियर से मिला होता है, उनकी टेस्टिमनी उसने देखी होती है, उसको एक विश्वास होता है। बस वो फॉर्म क्यों नहीं भरता, वो एक प्रोसीजर होता है। देखिए हमारे साथ भी वही है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तुरंत हॉल पे प्लान देखा होगा, तुरंत फॉर्म भरा होगा, या तुरंत डी डी होगी। देखिए मैं खुद इस चीज पे नोटिस करती हूँ कि भाई मैं तो नहीं थी, है ना। तो क्या, जैसे हम टाइम लेते हैं ना, वैसे सामने वाला भी टाइम लेता है। तो उस टाइम को ना, वो टाइम लेना जो एक होता है ना, वो एक प्रोसीजर होता है ना। सबके साथ होता है वो चीज। तो उस नो को यस में हमें
टर्न करना होता है, और वो नो से यस तभी टर्न होता है जब हम अच्छे से फॉलो अप करते हैं, सही है, जब हम एक अच्छे से उसकी काउंसलिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फॉलोअप करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि फॉलोअप से पहले हमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कंप्लीट ऑल द प्रोसीजर्स। हमें सारे प्रोसीजर को अच्छे से कंप्लीट करना होता है, सारे प्रोसीजर को अच्छे से कंप्लीट करना होता है। मतलब अगर हम 8 स्टेप को देखें, देखिए क्लोजिंग, हम उसके घर क्लोजिंग करने जा रहे हैं, तो उसको भी अब कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया है, नॉर्मल सी बात है। अब वो अपना वो शस्त्र चालू करेगा जिसको हम बोलते हैं गूगल, है ना। गूगल पे वो सेफ शॉप से रिलेटेड बहुत सारी बातें खोजता है, क्योंकि भाई आजकल सब स्मार्ट है, सबसे पहले कुछ भी चीजें होती तो इंसान गूगल पे सर्च करता है ना। तो देखिए, अब वो भी ना गूगल पे बहुत तरह की बातें सर्च करेगा कि सेफ शॉप क्या है, कब चालू हुई, कौन डायरेक्टर है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है ना। तो वो भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन लेता है। तो देखिए, बिजनेस का बेसिक नॉलेज हमें भी होना चाहिए। जब हम उसके घर पे काउंसलिंग करने जाते हैं, उसके घर पे फॉलोअप करने जाते हैं, उसकी क्लोजिंग उठाने जाते हैं, उसकी डीडी लेने के लिए जाते हैं, तो हमें उससे पहले पूरा उसका प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। इसमें थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है मेंटेन डेटा। मेंटेन डेटा, हमें ना डेटा मेंटेन करना आना चाहिए। मतलब देखिए, जब कोई इनवाइटी हमारे सामने बैठा होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरे किसी डाउन पार्टनर का इनवाइटी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समय लेगा और वो समय लेकर मुझे उससे मिलवाएगा। ये हमारी भी एज अ सीनियर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर डाउन पार्टनर नहीं कॉल कर रहा है, देखिए होता है कभी कभी डाउन पार्टनर अगर नहीं कॉल कर रहा है, या कोई कुछ रीजंस होंगे या जो भी है, तो जब हम फॉलोअप पे बैठते हैं ना उस बंदे के साथ, उस इनवाइटी के साथ, तो हमारा ये प्रोसीजर होता है कि हमें पर्सनली उस बंदे का नाम, उसका नंबर, उसका एड्रेस, सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हो सकता है कि जिसने उसे इनवाइट किया है ना वो उसका कॉल ना उठाए, लेकिन आप उसके लिए नए हैं, है ना, आपके लिए वो नया है, वो शायद हो सकता है आपका फोन उठा ले, तो आपको इसके बारे में डिटेल होनी चाहिए, है ना। तो हमारे पास उस बंदे का नंबर, कांटेक्ट नंबर, उसका एड्रेस डिटेल, उसका पूरा डेटा एक मेंटेन होना चाहिए। डेटा मेंटेन इन द सेंस कि जब हम किसी के साथ फॉलोअप पे बैठते हैं ना, तो सिर्फ नाम नंबर जरूरी नहीं होता, हमें उसका पूरा ना राम कथा पता होना चाहिए। राम कथा पता होना चाहिए इन द सेंस कि वो बंदा क्या करता है, इससे पहले क्या था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, ये सारी चीजें ना हमें पता होनी चाहिए। अगर एक लीडर को जो काउंसलिंग करने बैठता है, अगर ये सारी बातें उसे पता होती है ना, तो हमें एक उसका पिंक पॉइंट पता चलता है। मतलब बोलते हैं ना, हर एक इंसान की एक दुखती हुई नस होती है, अगर वो दुखती हुई नस हमें पता चल जाए ना, तो उस नस को हम पकड़ के ना आगे उसका फॉलोअप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबका कुछ ना कुछ एक नेगेटिव पॉइंट होता है। फॉलोअप करने हम जब बैठेंगे ना, वो फॉर्म इसीलिए नहीं भरता क्योंकि हम उसकी पिंक पॉइंट को कभी दबा ही नहीं पाते, हम उसके नेगेटिव पॉइंट को कभी पकड़ ही नहीं पाते हैं। और नेगेटिव पॉइंट को हम तभी पकड़ेंगे जब हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, सही है। तो हमें ना अच्छे से डाटा मेंटेन उसका करना है। फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक रूल हमेशा हमें वहां पे फॉलो करना है, ट्रिपल एफ का, जिसको हम बोलते हैं फील, फेल्ट और फाउंड। फील फेल फाउंड का मतलब होता है, इसको अगर मैं सीमा मैम के लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो सीमा मैम हमेशा बोलती है कि उसके जूते में अपना पांव रख कर देखिए, उसके जूते में पांव रख कर देखिए, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। हमेशा ना यही चीजें अपने माइंड में चलना चाहिए कि अगर वो कोई सिचुएशन बता रहा है, कोई प्रॉब्लम बता रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत निकल जाए, है ना। तो हमेशा हमेशा हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। क्योंकि देखिए, एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। मैं हमेशा ना लीडर्स को देखती हूँ, जब भी हम इनवाइटी के साथ बैठते हैं ना, वो कुछ बोलने का कोशिश करता हो, कुछ ना सवाल रखने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी बातें खत्म ही नहीं होती है। हम ना सामने वाले को बोलने का मतलब चांस ही नहीं देते, तो बेचारा उसके अंदर का जो, उसके मन में जो उठ रहे सवाल होते हैं ना, वो अपने मन में ही दबा के रख देता है। और यही रीजन है कि शायद ना हमारे रिजल्ट नहीं
उठ पाते हैं अच्छे से, यही रीजन है कि हमारी क्लोजिंग नहीं आ पाती है। तो सबसे पहले ना गौर से उस इंसान की बातें हमें सुननी है कि क्या उसके अंदर कोई डाउट है, क्या कोई सवाल है, क्या कोई दिक्कत है, जो जिस दिक्कतों की वजह से वो इस बिजनेस को आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है, जिस दिक्कत की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पा रहा है। तो सबसे पहले ना एक अच्छा श्रोता बनिए। जब पूरा प्लान वो देख लेते हैं ना, जब बारी आती है, फॉर्म वॉर्म हमने पूरा उसको दिखा दिया होता है ना, फॉर्म के हमारे जो सवाल होते हैं हम वो पूरे कर लिए होते हैं कि सर इस फॉर्म में आपको ये क्वालिटीज मिलेगी, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस मिलेगी, सीनियर सपोर्ट आपको मिलेगा, नॉमिनी सिस्टम आपको मिलेगा, है ना, हमेशा आपको एक सीनियर प्रोवाइड मिलेगा 24/7 जो आपको फील्ड में हेल्प करेगा। हम सारी चीजों से बता दिए होते हैं। इसके बाद भाई 1.5 घंटा उसने सुना है ना, 1.5 घंटा उसने पूरे प्लान को सुना है, तब उसे भी तो मौका दीजिए कि वो कुछ बोले। लेकिन हम उसे मौका ही नहीं देते। हम ये है कि डायरी खोल के बैठ जाते हैं और बड़ 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 बोलना चालू कर देते हैं। तो ये चीजें ना हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें ना अपने इनवाइटी को चांस देना है कि वो अपनी बातें, अपना डाउट, अपना सवाल हमारे सामने कुछ रखे। तो ये रूल हमें हमेशा फॉलो करना है, फील फेल्ट फाउंड, है ना। हमेशा उसकी जगह पर रहकर सोचिए कि अगर मैं उसकी प्रॉब्लम में होता, मैं उसकी जगह बैठा रहता तो मैं क्या करता, मैं क्या सोचता। ठीक है, इट्स देयर चॉइस वेदर डू नॉट और नॉट। मतलब देखिए कभी भी हम जब प्लान दिखाते हैं, है ना, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो बंदा ज्वाइन करे, है ना। जरूरी नहीं होता कि सबको सब चीज पसंद है। देखिए सबका अपना अपना एक चॉइस होता है। अगर वो आपको मना कर रहा है ना, अगर वो बिजनेस प्लान के लिए आपको मना कर रहा है, तो वो आपको उसको पर्सनली नहीं लेना है कभी भी। पता है हम क्या होते हैं, कोई हमें बिजनेस में जब मना कर देता है, हम प्लान दिखाने जाते हैं, चाहे हम हॉल पे दिखाए, चाहे हम 1-to-1 करें, जब प्लान दिखाने जाते हैं और कोई बंदा हमें मना कर देता है ना, तो हम एकदम मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि भाई तूने मुझे कैसे मना कर दिया, है ना, इतना अच्छा प्लान है, तूने ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो भाई उसको ना हमें पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी ना पर्सनली कभी किसी वे में मत ले, क्योंकि उसने ना हमारे प्लान को मना किया है, हमारे काम को मना नहीं किया। हो सकता है उसको प्लान अच्छे से ना समझ में आए, हो सकता है उसके अंदर मन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसके कुछ सवाल हो जिसको हम क्लियर अच्छे से ना कर पाए। तो अगर वो मना कर रहा है तो उसके पीछे एक रीजन होगा। हो सकता है चीजें उसको क्लियर ना हो, क्योंकि देखिए हर कोई हाँ नहीं बोलता है ना। हमने इस बिजनेस में 80-20 का रेशो शुरू से ही देखा। पैरेटो का जो लॉ बोलता है कि 10 में से केवल 2 लोग ही ज्वाइन करते हैं, 8 लोग मना कर देते हैं। ये 8 लोग तब आते हैं जब इस बिजनेस में हम धीरे धीरे सफल होते हैं। यस और नो। तो वैसे ही दोस्तों, हर कोई इस बिजनेस को हाँ नहीं बोलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, जिस दिन हम डायमंड बन गए, ठीक है, डायमंड तो हम जरूर बनेंगे, हमें पता है। अगर हमने फॉर्म भर दिया है, अगर इस बिजनेस में हम टिके हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे अंदर फुल पॉजिटिविटी है। देखिए बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबके बिजनेस में आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव होकर हम इस बिजनेस में टिके हुए हैं, तो एक दिन हम डायमंड जरूर बनेंगे। अब जिस दिन हम डायमंड बन गए, थैंक यू सो मच सर, जिस दिन हम डायमंड बन गए, अब मुझे बताओ आप क्या स्टोरी बताओगे कि मैंने हर किसी को प्लान दिखाया और हर कोई बंदा ज्वाइन कर दिया। मजा थोड़े ना आएगा सुनने में, है ना। मजा तो तब आएगा जब आप उसको बोलो कि मैंने उसको प्लान दिखाया लेकिन उसके मन में ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये प्रॉब्लम फेस की, है ना। तो हर कोई इस बिजनेस में नहीं ज्वाइन करेगा भाई, हर कोई डायमंड नहीं बनेगा। आज के इस जूम पैनल में जितने लोग बैठे हैं, कल के डेट में ये लोग छट जाएंगे। हर रोज नए चेहरे आते हैं, लेकिन अगर पुराने चेहरे दिख रहे हैं मतलब वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो वही चीज है दोस्तों, हर कोई आपको इस बिजनेस के लिए हाँ नहीं करेगा। ये हमें समझने की जरूरत है, ये हमें अपने मेंटेलिटी सेट करने की जरूरत है कि हर कोई हमें हाँ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब फॉर्म भरने के बाद ना हमें तुरंत डीडी की बात करनी है। अब कभी कभी क्या होता है, हम ना जब फॉर्म भरवा लेते हैं ना, हम फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप कर लेते हैं, बंदा फुल पॉजिटिव होता है, गरम गरम हथौड़ा होता है ना। तो ना गरम गरम लोहा होता है ना, गरम गरम लोहे में ना हम हमेशा हथौड़ा मारना भूल जाते हैं। हम ना लोहा ठंडा कर देते हैं एकदम, हम खुद ही पानी डाल देते हैं उस लोहे के अंदर, लोहे के ऊपर बोल सकते हो तो, क्योंकि हम उससे ना डीडी की बात ही नहीं करते। भाई डीडी मांगने के लिए ना एकदम बेशरम होना पड़ता है ना, एकदम बेशरम। देखिए एक भिखारी भी जब भीख मांगता है ना, तब जाके उसे भीख मिलती है। कोई भी चीज आप मांगोगे ना तब जाके आपको मिलेगी। घर में अगर भूख लगी है ना, मम्मी से खाना मांगोगे ना, तब जाके आपको खाना मिलेगा, है ना। यस यस और नो। देखिए हर फील्ड में ऐसा है,
कहीं कभी भी कोई चीज आप मांगोगे तब जाके आपको वो चीज मिलेगी। भाई डीडी मांगोगे नहीं तो कोई आपको ऐसी 10-15 हजार रुपए ऐसी ला के आपकी झोली में डाल के नहीं देगा। तो डीडी मांगनी पड़ती है, ठीक है। तो मुंह खोल के डीडी मांगे, नहीं पता हम ना डीडी मांगने के लिए ना इतना शर्माते क्यों है। भाई बंदे ने फॉर्म भर दिया, पता है क्या लगता है, उसका दर्द हमें महसूस होता है। मुझे एक बात बताइए, भाई आप क्यों उसका दर्द महसूस कर रहे हो, आप क्यों उस चीज को पर्सनली ले रहे हो। यहाँ पे ना जो वो एसोसिएट होता है ना, उसके मन में पता है क्या क्या चल रहा होता है, बेचारा अभी प्लान देखा है, अभी उसने फॉर्म भरा है 600 रुपए का, कैसे देगा 10-12 हजार रुपए। हम ना ये सोचने बैठने लग जाते हैं। भाई ये चीजें हमें नहीं सोचनी है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आगे डीडी आगे फॉलो अप नहीं कर पाओगे। ये चीज हमें सोच बिल्कुल इस चीज को आप पर्सनली ना ले, लेकिन दोस्तों ये हमें बिल्कुल भी नहीं सोचा, एकदम मुंह फाड़ के बेशरम की तरह डीडी मांगे, है ना। इसको ना इस तरीके की समझिए, जब किसी की सगाई हो जाती है ना, भले लड़का और लड़की को टाइम चाहिए होता है शादी करने के लिए, लेकिन घर वाले ना जिस दिन सगाई होती है ना, शादी भी उसी दिन पक्का कर लेते हैं। शादी की भी डेट भी ना उसी दिन फिक्स हो क्या जाती है। बहुत तो बढ़िया भैया लगी मैडम। थैंक यू सो मच सर। तो भैया जब उसने फॉर्म भर दिया है ना, तो रिश्ता तय कर दीजिए, डीडी मांग लीजिए उससे, है ना। क्योंकि बाद में ना फिर जब आनाकानी होने लग जाती है ना, तो रिश्तों में दिक्कत आती है, समझिए उस चीज को, है ना। हमेशा ना इस बिजनेस को अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिए। तो कभी भी जब आप फॉर्म भर देते हैं तो तुरंत डीडी की बात कीजिए कि सर देखिए, आपने बहुत बहुत बधाई हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बिजनेस का फॉर्म भर दिया, आपकी जगह सुरक्षित हो गई, अब चलिए दूसरे प्रोसीजर में चलते हैं। दूसरा प्रोसीजर ये है कि सर लाइफ में अपने बाहर आज तक इतने बार शॉपिंग की है, कभी आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लाइफ में वन टाइम आपको यहाँ पे एक शॉपिंग करनी है, तो चलिए बताइए सर, इतने इतने का सामान है, इतने इतने का इतने इतने और कभी भी ना एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा दुकानदार वही होता है जो वही बेचना चाहे जो आप बेचना चाहते हैं, है ना। आप ना उसको हल्दी मिर्ची दाल चावल नमक आटा ये सारी चीजें मत बताइए उसको बिजनेस की, उसका ध्यान फिर वही जाएगा, उसका ध्यान राशन में घुस जाएगा। आप वही चीजें बताइए जो आप उसको बेचना चाहते हैं। एक अच्छा सेल्समैन वही होता है ना, जो बेचना चाहते हैं वही उसको बताइए कि सर इस बिजनेस का सबसे सुटेबल प्रोडक्ट है भगवत गीता है, टॉकिंग टेड, है ना, हनुमान हनुमान चालीसा, सर ये सारी चीजें आप बेच सकते हैं। इस बिजनेस का सबसे सूटेबल प्रोडक्ट है सर सूट लेंथ, है ना। इस बिजनेस का सबसे सूटेबल प्रोडक्ट है सर डिनर सेट ले लीजिए, बहुत अच्छा है सर, है ना। ये सारी चीजें आप उसे बताइए, हल्दी मिर्ची दाल चावल में कभी उसके मत उलझिए, है ना। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, फॉर्म भरने के बाद तुरंत डीडी की बात करनी है। अगर अगर आप घर जाने के बाद उससे डीडी की थोड़ा भी अगर आप डीडी से लेट फॉर्म भर दिया, तुरंत डीडी की बात कीजिए। भले वो नहीं दे रहा पैसा, लेकिन उसके माइंड में ये चीज घुस जानी चाहिए कि भाई मैंने फॉर्म भरा है और मुझे डीडी देनी है, मैंने फॉर्म भरा है और मुझे डीडी देनी है, मैंने फॉर्म भरा है मैंने मुझे डीडी देनी है। ये बात जब उसके माइंड में घुस जाएगी ना, तब जाके आपको जल्दी डीडी मिलेगी। डीडी मिलने में लेट ही इसलिए होता है क्योंकि उसके माइंड में घुसा ही नहीं होता है कि मुझे डीडी देनी है, ठीक है। तो ये एकदम ठोक के उसके माइंड में घुसा दीजिए। नेटवर्कर बनने से पैसे नहीं आते, क्लोजिंग देने से पैसे आते हैं, ठीक है। एक बार ना मेरे एक एसोसिएट है, मतलब वो मेरी दूसरी को लाइन्स है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। और उन्होंने बोला था कि देखिए इस बिजनेस में ना हमेशा शर्मा सर बोलते हैं कि उगते उगते सूरज को हमेशा सलाम किया जाता है, और सभी की नजर में ऐसा होना भी चाहिए। सभी की नजर में उगते सूरज को ही सलामी मिलती है। एक अच्छा नेटवर्कर वही होता है जो सबसे ज्यादा क्लोजिंग भेजता है, सबसे ज्यादा डीडी क्लोज करता है ना। देखिए हम इस बिजनेस में कितने भी लेवल में क्यों ना हो, कोई भी हमारा लेवल क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेवल हटा दीजिए, उसको सर से हमेशा गिरा दीजिए, आप हमेशा एज अ फ्रेशर्स की तरह इस बिजनेस में काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर हम उस लेवल में बैठे हैं और उस लेवल में हमारी क्लोजिंग नहीं जा रही है ना, तो उस लेवल का होने का कोई मतलब नहीं है। हम फिर ना एक फ्रेशर से भी बदतर है, क्योंकि अगर हमारे लेवल की क्लोजिंग अगर एक फ्रेशर दे रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लेवल का स्थान ना उस फ्रेशर को देना चाहिए। मैं सीरियसली इस चीज पे बिलीव करती हूँ, है ना। तो उस लेवल का रिस्पेक्ट, उस लेवल का सम्मान ना उस फ्रेशर इंसान को मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है उस फ्रेशर ने बोला था, मैम आप क्या तो बोलते इतने लेवल में हो, उस लेवल में हो, मुझे भी आपके लेवल में आना है। तो मैंने उनको बोला था कि मैडम लेवल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज
आप ज्यादा डीडी भेज रहे हो तो मेरे नजर में आपके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप ज्यादा डीडी भेज रहे हो। और सीरियसली ये होना भी चाहिए, उस चीज पे उनको प्राउड फील करना चाहिए, और उस चीज में हमें खुद को शर्म आनी चाहिए कि भाई वो इतनी उस फ्रेशर होके इतनी ज्यादा डीडी भेज रहा है, तो हम क्यों ज्यादा डीडी नहीं भेज पा रहे हैं, है ना। तो उस चीज पे हमेशा हमें फोकस करना चाहिए कि नेटवर्कर बनने से पैसे नहीं आते, क्लोजिंग लेने से पैसे आते हैं। इस बिजनेस को अगर हमने ज्वाइन कर लिया, देखिए बहुत सारे लोग आज ऐसे इस बिजनेस में, ठीक है, एक टाइम के बाद ना वो सीनियर को ब्लेम करते हैं। सीनियर को क्या ब्लेम करते हैं, मैडम आपके बोलने से मैंने बिजनेस ज्वाइन कर तो लिया, मैंने इतने की डीडी तो डाल ली, लेकिन अब मुझे पैसे नहीं आ रहे हैं। तो भैया पैसे नेटवर्कर बनने से या बिजनेस ज्वाइन करने से नहीं आते हैं, पैसे काम करने से आते हैं, पैसे क्लोजिंग डालने से आते हैं, पैसे फील्ड में जाके काम करने से आते हैं। यस और नो, किसी के साथ ज्वाइन कर लेने से, किसी का हाथ पकड़ लेने से इस बिजनेस में पैसे नहीं आते हैं। आप कितने भी अच्छे सीनियर क्यों ना, कितने भी अच्छे सीनियर के पास क्यों ना चले जाए, अगर आप फील्ड में नहीं काम कर रहे हो, अगर आप क्लोजिंग नहीं डाल रहे हो, तो आपको इस बिजनेस में कभी पैसे नहीं आने वाले। उसके बाद हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम सीनियर को ये जाके बोले कि मैडम मेरे नीचे तो टीम नहीं बन रही है, मैडम मेरे नीचे तो लोग नहीं आ रहे हैं, मैम मेरी आईडी में पैसे तो गिर नहीं रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए बिजनेस कोई जादू की छड़ी नहीं है, और जादू की छड़ी चलाने के लिए भी ना मेहनत करनी पड़ती है, वो मंत्र आना चाहिए। जादू की छड़ी चलाने के लिए भी वो मंत्र आना चाहिए, जिस दिन वो मंत्र पढ़ना सीख गए ना, उस दिन क्लोजिंग जरूर आएगी, ठीक है। और क्लोजिंग तभी होगी जब इस बिजनेस में हम तगड़ा फॉलोअप करेंगे। तगड़ा फॉलोअप करना है भाई उस बंदे का। मुझे एक बात बताइए, आज हम ना भिखारी को ना, मैं यकीन मानिए बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे ना जो भिखारी को 10, 20, 30 रुपए देते होंगे। मुझे बताइए कोई है ऐसा जो 10, 20, 30 रुपए निकाल के देता है? 1, 2 रुपए, 4, 5 रुपए चिल्लर निकाल के दे दे, चलिए 10 रुपए निकाल के दे देते हैं। लेकिन ना 20, 30, 40, 50 रुपए भिखारी को कोई निकाल के नहीं देता, है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए, फॉलो अप करना है सबसे पहले ना। बिना आप उस चीज को, अब समझिए कोई फ्री में अपने पैसे नहीं देता है, तो अगर कोई भिखारी को 5 रुपए नहीं दे रहे, तो मुझे एक बात बताइए कोई 10, 15 हजार की डीडी हमें ऐसे कैसे दे देगा बिना नॉलेज के? क्योंकि देखिए वो बंदा हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है, तो वो भी देखेगा ना कि भाई ये मजबूत कंधा है या नहीं, इसके साथ मैं ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं, ये मेरे सपने पूरे करके दे सकता है या नहीं। तो अपना कंधा मजबूत करने की हमें जरूरत है, तगड़ा फॉलोअप करने की जरूरत है। 1 to 1 कैसा भी दे, सॉरी, 1 to 1 आप कैसा भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आए बाएं, बस प्लान हमें पता होना चाहिए, उसको क्लियर होने चाहिए कि भैया 2 का टेबल है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया पहले महीने 2, दूसरे महीने 4, तीसरे महीने 8, चौथे महीने 16, 5वें 32, 6वें 64, सर 12 महीने में अगर आप ऐसे काम करते हैं, इस ग्राफ के हिसाब से काम करते हैं, तो 8,190 की टीम बनती है, और ना साल के 40,95,000 रुपए हमें आते हैं, ठीक है। ये बिजनेस का बेसिक है, एकदम फंडा बेसिक है, एकदम आपको ज्यादा प्लान इसे घोट के पीने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा बिजनेस है। इतनी मोटी मोटी किताबें आप सभी ने पढ़ी है ना, 12th कॉलेज लाइफ तक के, आगे पढ़ाई करने तक के। बिजनेस तो ना बहुत पतला सा फोल्डर है, उस फोल्डर को घोल के पी जाइए, बस मैं तो ये बोलती हूँ। इस बिजनेस में हम, इस बिजनेस के बोलते हैं ना, इस बिजनेस की चाकू की धार, या इस बिजनेस में धारी तभी तेज होगी जिस दिन ना वो प्लान आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा, है ना। तो प्लान एकदम मुंह जबानी, अंधेरे में जो भी है हमेशा मुंह जबानी रटा हुआ होना चाहिए कि भाई बिना फोल्डर के भी अगर आप बैठे हो ना, तो आप सामने वाले को सेफ शॉप कंपनी का प्लान एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। तो तगड़ा एकदम फॉलोअप होना चाहिए। और ना अगर वो आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है, तो एक बच्चे की तरह, देखिए बचपन में क्या होता है, जब बच्चा उल्टी नहीं करता है ना, तो मम्मियां क्या होती है, मुंह में ना बच्चे की उंगली डाल के उल्टी करवाती है ना। तो हमें भी ऐसे ही करना है, उसको एकदम पिंच करना है, उससे ना उसको मतलब उंगली डाल के ना उससे क्वेश्चंस निकलवाने हैं कि सर आप फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए सर नेक्स्ट करेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी मैं इन टॉपिक्स को कवर करूंगी, बहुत जल्दी जल्दी कवर करूंगी, क्योंकि ये डेली लाइफ में हम इन टॉपिक्स को सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 5 बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला, जब भी हम फॉलोअप करने बैठते हैं ना, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि सवाल के बदले हमें सवाल करना है, कभी भी सवाल के बदले जवाब ना दें, ठीक है। हमेशा सवाल के बदले सवाल करें। इसको ना इस
एग्जाम्पल से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा सेल्समैन ना वही होता है। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा सेल्समैन को आप इस चीज में काउंट कर सकते हैं। अगर हम किसी दुकान पे गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बाइक लेनी है और मैं एक सेल्समैन के पास जा रही हूँ कि सर मुझे बाइक चाहिए, है ना। तो एक बुरा सेल्समैन क्या होता है, मैंने बोल दिया मुझे बाइक चाहिए, तो मुझे बाइक दिखाना चालू कर देता है कि मैडम देखो ये बाइक है, ये है, ऐसा है, वैसा है। ये ना आप इस चीज को परख सकते हो कि ये सेल्समैन सही नहीं है। लेकिन एक अच्छा सेल्समैन वो होता है कि मैंने अगर बोल दिया कि सर मुझे बाइक चाहिए, तो मेरे से सवाल की जगह सवाल पूछेगा, सर कौन सी बाइक चाहिए, है ना, कितने माइलेज का बाइक चाहिए सर, आपका बजट कितना है सर। वो सवाल के ऊपर सवाल करता है और एक अच्छा सेल्समैन वही होता है, ठीक है। तो हम कभी भी अगर फॉलोअप करने बैठते हैं ना, तो सवाल के बदले जवाब मत दीजिए, सवाल के बदले सवाल कीजिए। अब ये 5 बेसिक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें फील्ड में डेली सुनने को मिलते हैं और एक नॉर्मल व्यक्ति ये सवाल पूछता ही है या करता ही है, ठीक है। अब सबसे पहला सबसे पहला उसका सवाल होता है कि सर मेरे पास ना पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है। तो अब हमें ना सवाल के बदले सवाल करना है। सवाल के बदले सवाल क्या करना है, सर पैसे नहीं है इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये बिजनेस हम अंबानी जी के पास लेकर जाए, ठीक है, अगर हम ये बिजनेस अंबानी जी के पास लेकर जाए, समझ में आता है कि अंबानी मना कर दे, है ना। देखिए दो चीजें हो सकती है, या तो वो कर सकता है क्योंकि बहुत एम्बिशियस है, बिजनेस उसको बहुत पसंद आएगा, उसको ये लगेगा कि भाई हर जगह से पैसा आ जाए, बिजनेस वो ज्वाइन भी कर सकता है। लेकिन नहीं भी कर सकता है, क्या क्या वो क्या बोलेगा, भी मेरे पास भरपूर पैसा है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आपका बिजनेस ज्वाइन करके मैं क्या करूंगा, ठीक है। ये दो कंडीशन हो सकती है। अगर कोई बंदा बोलता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उससे सवाल पूछे, सर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं। आप उससे ये सवाल कीजिए, सर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो क्या इन पैसों को आप कमाना चाहते हैं। वो ऑफ कोर्स हाँ बोलेगा, पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, है ना। तो हमें सवाल के बदले उससे सवाल रखना है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, प्लस क्या है सर मेरे पास, फिर दूसरा सवाल तुरंत ये डालते हैं, सर चलिए पैसे नहीं है, सर समझ में भी आता है, तुरंत एक सवाल डालते हैं, सर मेरे पास समय भी नहीं है ना, सर मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए सर बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मैं ज्वाइन तो कर लूंगा कुछ भी करके, लेकिन सर मैं बिजनेस में टाइम नहीं दे सकता, मेरे पास समय नहीं है ना। तो सर उसको यही चीज बोलनी है कि सर ये समय आप कमाना चाहते हैं। अगर कोई बंदा बोलता है कि सर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कमाना चाहते हैं, सर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कमाना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हमें उसका ना अच्छे से एकदम तगड़ा फॉलोअप करना है। अगर कोई बंदा पैसे नहीं है बोलता है, तो ये हम अपने सीनियर के साथ बैठकर अच्छे से इस फॉलोअप सेशन को सीख सकते हैं। पर्सनली जब तक आप ऐसे डायरी पेन लेकर नहीं बैठेंगे अपने सीनियर के साथ, तब तक हम इस फॉलोअप को नहीं सीख सकते। फॉलोअप को आप कभी भी स्लाइड में देखकर नहीं सीख सकते, यकीन मानिए। आज मैं स्लाइड मैं चाहती तो स्लाइड लगा सकती थी, कुछ रीजंस की वजह से, है ना, मेरे लैपटॉप में कुछ इशू आ गया, उस वजह से मैंने स्लाइड प्रॉपर नहीं लगा पाई। लेकिन यकीन मानिए अगर मैं स्लाइड आपको दिखा भी देती ना, तो आप ये स्लाइड देखकर ना नहीं समझ पाते। अगर कोई फ्रेशर बंदा बैठा है ना, वो जब तक ऐसे पेन डायरी लेकर अपने उस डायरी में फॉलोअप को ऐसे नहीं लिखेगा ना कि सर सप्ताह में हमारे लोग आते हैं, आप आते हैं, मुझे आपसे 10 लोग चाहिए होते हैं, आज मेरी अच्छी खासी टीम है, मैं भी आपकी एक टीम बना के दूंगा, तो सर आइए पहले सप्ताह हम काम करते हैं, आपको मुझे 10 लोगों से मिलवाना होता है। ये होता है 10 का टेबल, ठीक है। ये 10 के टेबल को अपने सीनियर के साथ बैठ के, जब भी आपकी वेडनेसडे ग्रुप मीटिंग होती है, थर्सडे ग्रुप मीटिंग होती है, उस ग्रुप मीटिंग में बैठकर पर्सनली सीनियर के साथ इस टेबल को अच्छे से सीखिए। ये टेबल फॉलोअप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जितने भी यहाँ पे फ्रेशर बैठे हुए हैं, जिसको इस टेबल के बारे में नहीं पता है या जिन्होंने नहीं सीखा है, पर्सनली सभी से बोलूंगी अपने सीनियर को परेशान कर दीजिए और इस टेबल को सीखिए, है ना। पैसा नहीं है उसका ये सबसे बेस्ट फॉलोअप का आंसर है। उसे हमें 10 के टेबल के बारे में बताना है, ठीक है। क्योंकि वो 10 का टेबल का सोल्यूशन ही है, पैसा नहीं है और समय नहीं है। वो 10 का टेबल अगर आप उसे बताएंगे ना, तो उसमें पैसा और समय दोनों का सोल्यूशन है। कैसे, उस चीज को हम समझ सकते हैं। देखिए
सबसे लास्ट में आता है सर आपकी 36 की टीम बनी, अगर इसको हम टोटल करेंगे तो आपकी टोटल 54 की टीम बन जाएगी। 54 को आप 2 से इंटू करेंगे तो सर आपकी 27 के जोड़े बनेंगे। 27 को आप 1000 से इंटू करेंगे तो सर आप 27,000 रुपीज अब कमा सकते हैं। अब मुझे बताइए सर, अगर आपने अभी फॉर्म भरा है तो आपकी जगह नंबर 1 पे होगी, लेकिन आप बाद में फॉर्म भरेंगे सर तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इन 54 लोगों के बाद आना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल या इस बिजनेस में सक्सेसफुल कब होंगे, जब हम 54 लोगों के लिए काम करें या 54 लोग हमारे लिए काम करें। ठीक है, अब सर ये तो बात रही टीम की, ये तो बात रही पैसे की। अब सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको कि आपके पास पैसा नहीं है और समय नहीं है, तो सर आइए मैं आपके पैसे और समय का सोल्यूशन दे रही हूँ। और सर अगर मैं आपके पैसे, क्वेश्चन उससे करना है, क्वेश्चन उससे हमेशा करना है सर, अगर मैं आपको पैसे और समय दोनों का सोल्यूशन बता दूं तब आपको बिजनेस ज्वाइन करने में कोई दिक्कत, हमेशा उससे क्वेश्चन करते रहे तब कोई दिक्कत, फिर बोलेगा नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है। पता चला बाद में अपनी बात से पलट गया, उसको ना अपनी बातों में फंसाना है ना, उसको बोलना है सर अगर मैं सोल्यूशन बता दूं तब इस बिजनेस को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत, तो बोलेगा नहीं मैडम कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका सोल्यूशन दीजिए और फिर बाद में फिर फॉर्म आगे कर लीजिए। तो सर ये रहा आपका सोल्यूशन, चलिए फॉर्म भरिए, आइए मिलकर काम करते हैं और मिलकर पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन ये है कि जैसे उसकी सर आपकी 54 की टीम बन जाती है सर, इन फ्यूचर ज्यादा नहीं बोलती है, 54 लोग अगर दिन का 1,000 भी कमाते हैं तो आप जहां 27,000 रुपए कमा रहे हैं ना, आप 54,000 रुपीज कमा सकते हैं। ये आपके पैसे का सोल्यूशन है। धीरे धीरे टीम भी बढ़ते जाएगी और ये पैसा भी बढ़ता जाएगा। सर आपके समय का सोल्यूशन मैं निकाल के दे रही हूँ। 54 लोग ज्यादा नहीं सर, दिन के अगर 1-1 घंटे भी काम करते हैं ना, तो मैं 24 घंटे की मालकिन, है ना, सबके पास 24 घंटे है सर, मैं 24 घंटे की मालकिन। अगर ये 54 लोग दिन के 1-1 घंटा भी मेरे नीचे 54 हैंड से 1-1 घंटा भी काम करते तो मैं 24 घंटे की मालकिन ना 54 घंटे की मालकिन बन जाती हूँ। ये पैसे और समय का सोल्यूशन है ना सर। आप 54,000 रुपीज भी कमाएंगे, टीम बढ़ेगी तो पैसा भी बढ़ेगा। और सर आपके पास जो 24 घंटे है ना, ये 54 घंटे हैं। इस 54 घंटे में आप अकेले काम करने वाले नहीं है, आपके साथ 54 हैंड्स हैं जो आपको काम करके देंगे। ये इस पैसे और समय का सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये चीजें हमें बतानी कि सर आपके नीचे इतनी टीम बनेगी, इन फ्यूचर ये टीम आपके लिए काम करेगी, ये हमारे हैंड्स बढ़ेंगे, हमारे हैंड्स बढ़ेंगे तो हमारे लिए अर्निंग भी ज्यादा होगी और हमारे पास समय भी ज्यादा होगा। और इस समय को और इस पैसे को हम अपनी इन फ्यूचर फैमिली के साथ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो सर अगर मेरा तो सर ये फॉर्म है सर, फॉर्म को फिलअप करके डिसीजन लीजिए, आइए मिलकर काम करते हैं और मिलकर पैसे कमाते हैं। ठीक है, ये इस पैसे और समय का सोल्यूशन है। उसके बाद है दो नहीं मिले तो, उसके बाद फिर नया क्वेश्चन आता है सर सब सही है सर, मेरे पास ना 2 लोग नहीं है सर, ये 2 लोग नहीं आएंगे तो सर मैं बिजनेस आगे कैसे करूंगा सर, है ना, ये वाला क्वेश्चन सबके पास रहता है। अब ये बहाने बोल सकते हैं 2 नहीं मिले तो, मेरे को तो सबसे वाहियात बहाना लगता है अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि मैडम मेरे पास लोग नहीं है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, यहाँ आप जी रही हो, सामाजिक प्राणी है हम, यस और नो, नहीं तो नहीं, हम 10 से 20 लोगों को एक इंसान जरूर जानता है। तो ये बहुत बेवकूफी वाली बात है अगर कोई बोलता है कि मेरे को 2 नहीं मिले तो। बट फिर भी अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हमें सवाल नहीं देना है, हमें मतलब उसका सोल्यूशन देना है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि अगर मुझे 2 लोग नहीं मिले तो इसका सोल्यूशन हमें क्या देना है, ये बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर वो बोल रहा है कि उसके अगर 2 लोग नहीं मिले तो हमें ना उस चीज को उसको हमें हमेशा 80-20 का रेशो अच्छे से समझाना है। 80-20 का रेशो मतलब पैरोटो का नियम उसको बताना है कि सर आपने स्लाइड में देखा होगा, आपको कुछ नहीं करना है सर, क्या आप मुझे अपने 10 लोगों से मिलवा सकते हैं बिना सोचे करेगा या नहीं। हमें किसी का भाग्य विधाता नहीं बनना है। ठीक है, किसी का भी भाग्य विधाता नहीं बनना, क्योंकि प्लान सबको दिखाने है सर। पैसे वाला और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है और जिसके पास पैसे नहीं है उसको तो वैसे भी पैसे चाहिए। ठीक है, तो हमें किसी का भाग्य विधाता नहीं बनना है, अपनी लिस्ट में सबको इंक्लूड करना है। और आप मुझे केवल बिना सोचे 10 लोगों से मुझे मिलवा दीजिए। क्या सर आप कमिटमेंट करते हैं मुझे अपने 10 लोगों से मिलवाएंगे, है ना। जैसे ही वो हाँ बोल दिया तो सर इन 10 लोगों से 2 लोग की ज्वाइन करवाने की गारंटी मेरी। आप अपने ऊपर गारंटी लीजिए। सबसे बड़ी गलती करते हैं हम ना, गारंटी नहीं लेते, है ना। हम कहते हैं हाँ ठीक है ना सर, देखा जाएगा ना सर, हो जाएगा, आ जाएंगे 2 लोग, ऐसे कभी नहीं बोलना है। बोलना है सीधा, उसको बोलना है सर आप 10 लोगों से मिलवाइए, 2 लोग की गारंटी मेरी।
10 लोगों से मिलवाइए, 2 लोगों की गारंटी मेरी। उसको हमेशा एक चीज समझानी है कि आप मेहनत करेंगे तो फेल हो जाएंगे, मेहनत करेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए प्लान देखा होता है ना, उसको सबसे ज्यादा टेंशन होती है अपने 2 लोगों की, सबसे ज्यादा टेंशन होती है अपने उसके 2 लोगों की। उसको बिजनेस सब समझ में आ चुका होता है, बस वो अपने 2 लोगों को खोजने की तैयारी में होता है, वो अपने 2 घोड़ों को तो खोजने की तैयारी में होता है कि लेफ्ट और राइट मुझे 2 ऐसे घोड़े मिल जाएं जो एकदम तबड़क 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 चलते रहे और मुझे घर बैठे एकदम ऐसे पैसे आते रहे। तो अपने 2 घोड़ों की टेंशन में रहता है, तो उसके माइंड में एकदम फिट करा देना है कि सर मेहनत करेंगे तो फेल हो जाओगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप केवल अपने 10 लोगों से मिलवाइए, 2 लोगों की गारंटी मेरी। और आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और एट लास्ट अगर ये भी बोल रहे हैं एट लास्ट, सर अगर फिर भी आपके लोग नहीं आते, आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है, ये पॉइंट हमेशा हमें बोलना है, इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लीजिए, ये पॉइंट को हमेशा बोलना है। अगर फिर भी सर आपकी लिस्ट में से लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, तो सर मैं डायमंड बनने निकली हूँ, ठीक है, मैं 10,000 की टीम बनाने निकली हूँ। अगर आपकी लिस्ट में से नहीं ज्वाइन किए ना सर, तो मैं अपने लोग आपके नीचे डाल के दूंगी। ये पॉइंट हमेशा हमें बोलनी है, इस बात का याद रखिए। तो इस इंसान को पता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस आता है कि भाई बंदा दम ठोक के बोल रहा है, भाई ये तो डायमंड बनने के लिए निकल गया है, मैं अगर ये 10,000 की टीम बनाने के लिए निकला है तो क्या मैं अपने 10 लोगों से नहीं मिलवा सकता, वो ये सोचता है। तो ये पॉइंट हमेशा हमें बोलना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि मैडम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे हैं। जैसे हम उसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं रेट, तो फिर वो बोलता है मैडम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगे हैं। चलिए ठीक है, चलिए मैं तो ले लूंगा, लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, एक जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो प्रोडक्ट कैसे लेगा। तो अब उसके सामने हमें क्या बोलना है, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। देखिए सवाल के ऊपर सवाल करना है, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोडक्ट महंगे। फिर वो बताएगा कि मैडम मैंने इसमें तो ऐसा देखा था, उसमें वैसा देखा था, ये प्रोडक्ट वहां ऐसा मिल जाएगा, वहां ऐसा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए सेफ शॉप, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, ठीक है। अब ऑनलाइन कंपनी है तो लोग भी ना ऑनलाइन से कंपेयर करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन से कंपेयर करते हैं इन द सेंस कि लोग फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना, ये बड़ी बड़ी ब्रांड से कंपेयर करना चालू कर देते हैं। तो उनको ना एक चीज यहाँ पे समझानी है, सबसे पहले ना डिफरेंस समझाना है कि सर इस चीज का डिफरेंस हमेशा याद रखिए कि सर हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और वो एक ऐसी ब्रांड है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक ऐसी ब्रांड है जिनको सिर्फ सेल्स से मतलब है सर। और उसको ये बताना सर हमें सेल्स से मतलब नहीं है, हमें आगे चीजें प्रमोट भी करनी है। अगर सेफ शॉप में आपको A to Z सारी चीजें मिल गई, कभी कभी ना वो नुक्स भी निकालते हैं, मैडम आपकी कंपनी में तो ये प्रोडक्ट नहीं है ना, मैडम आपकी कंपनी में तो ये प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है ना, मैडम मोबाइल नहीं है, अच्छा बहाने देखिए ना उसके, मैडम मोबाइल नहीं है, एसी नहीं है, फैन नहीं है, ये सारी चीज उसको चाहिए होती है, मैडम अमेजोन में तो सब मिल जाता है। तो उसको अब यहाँ पे कंपेयर करवाना है कि सर हमारी कंपनी अमेजोन से डिफरेंट है, अमेजोन से आप एक बार सामान लेंगे लेकिन आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी सेफ शॉप से आप एक बार लाइफ में वन टाइम सामान लेते हैं तो आपको सामान का सामान भी मिलेगा, प्लस बिजनेस भी मिलेगा। हमें हमेशा कंपेयर कराना है, और कंपेयर वही इंसान करा पाएगा जिसका फॉलोअप तगड़ा होगा, जिसको ये चीजों के बारे में नॉलेज होगी। तो उसको ये चीज हमें बोलनी है कि सर हमारे जो यहाँ पे जितने भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे सर सारे ब्रांडेड हैं, और आप एक ये पॉइंट हमेशा याद रखिए, सर आप क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी नहीं, है ना। ये पॉइंट हमेशा बोलिए, सर क्वालिटी देखिए हमारी कंपनी की, क्वांटिटी मत देखिए। क्वालिटी हमेशा आपको 100% परफेक्ट मिलेगी, ब्रांडेड क्वालिटी मिलेगी। और चलिए सर अगर आपको लग भी रहा है, अगर आपको लग भी रहा है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो ठीक है सर, लाइफ में इतने बार आपने सामान खरीदते हैं, आज तक कभी कुछ मिला, लेकिन एक बार अगर हम अपनी बजट से थोड़ा सा ज्यादा सामान खरीद लेते हैं, सिर्फ एक बार लेना है सर, लेकिन बदले में सर साल के 1 करोड़ कमाने का मौका मिल रहा है, तो मुझे एक बात बताइए सर कि वो 10,000 ज्यादा महंगे है कि 1 करोड़ ज्यादा महंगा है। आप उसे कंपेयर करना सिखाइए, ठीक है। जिस दिन हम उसे कंपेयर करना सिखा देंगे ना, तब उसको प्रोडक्ट कभी कॉस्टली नहीं लगेगा, ठीक है। और सबसे लास्ट, अब इस चीज को मैं बहुत जल्दी से कवर करूंगी, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबके पास आता है, और इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई बोलता है मैडम अगर कंपनी बंद हो गई तो, है ना, भाग जाएगी, आपके आज के डेट में आपको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अब वो जमाना गया जब कंपनी भाग जाती थी। अब 2016 के बाद ऐसा कुछ नहीं रहा, ठीक है, अब कंपनी भागती नहीं है। वही होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए,
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोल रहा है मैडम कंपनी भाग गई तो, कंपनी बंद हो गई तो, सवाल के बदले सवाल करना है। बस 5 मिनट का समय और लूंगी, इसके बाद मैं अपनी इस सेशन को क्लोज करूंगी। तो देखिए सवाल के बदले ना हमेशा सवाल करना है। अगर वो बोल रहा है कि कंपनी भाग गई तो देखिए उसको ये चीज बोलना है, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। तो उसको कुछ रीजंस बताइए। सर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिस रीजंस की वजह से कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। सबसे पहला, इस पॉइंट को सभी नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी लोग डायरी पेन लेकर बैठे। सबसे पहला ये है कि सर कंपनी ना नगद में काम करती, कंपनी कभी उधारी वाला काम नहीं करती। दैट्स वाई द रीजन की कंपनी सर कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा दिया सामान मिल गया, नगद में काम होता है ना। इसमें उधारी वाला काम नहीं होता है। आपने अमेजोन में क्या दिया, पैसा आपने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन, बाय कुरियर आपके घर में सामान मिल गया, हिसाब किताब बराबर। ये बिजनेस भी सर वैसे ही काम करता है, उधारी में कोई काम नहीं चलता। आपने पैसे दे दिए, सामान आपको मिल गया, है ना। 50-50 वाला कोई काम नहीं चलता है यहाँ पे। तो इस दैट्स वाई द रीजन कि कंपनी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा कोई उधारी नहीं चलता है किसी से। दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड ग्राफिकली। कंपनी कैसे पैसा बांटती है, कितना पैसा बांटती है, कितने परसेंट में कितना पैसा बांटती है, और कितने का मार्केट में प्रोडक्ट आता है, कितने में कस्टमर को मिलता है, सब चीजें ग्राफिकली कैलकुलेटेड है। और दैट्स वाई द रीजन की सर कंपनी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा चीज ग्राफ मेंटेन है कंपनी का, ठीक है। तीसरा चीज, गिव एंड टेक का बिजनेस है। गिव एंड टेक का बिजनेस है मतलब दिया और वापस लिया, समान हिसाब किताब बराबर। इसको इस एग्जांपल से समझाइएगा। जैसे एक दुकान से हमने फोन लिया है, फोन मुझे मिल गया, पैसे मैंने दे दिए, उसके बाद दुकान में आग लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो सर मैंने कंपनी को पैसा दे दिया, सामान मुझे मिल गया, अब कंपनी को कुछ भी उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई नुकसान, मतलब मेरा कोई नुकसान, यहाँ पे उसको हर चीज में ये बोलना है, सर आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, है ना। उसके बाद चौथा ये चीज उसको बताने की सर कंपनी टैक्स पे करती है। कंपनी का पैन कार्ड बना हुआ है, मतलब